वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन ने जो पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्याओं का था उसमें आगे एक टॉपिक ले रहे हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये अपन ने पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और थ्योरम जैसे ये आपके किस तरह से है वो देखिए। प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा ये गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन अभाज्य यानी प्राइम गुणनखंडों फैक्टर्स के आने वाले क्रम ऑर्डर के बिना अद्वितीय होता है। यानी उसका फैक्टराइजेशन कर दो आप। फैक्टराइजेशन में सभी की सभी अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स हों, उन प्राइम नंबर्स के यदि अपने क्रम का कोई ध्यान नहीं रखें, ऑर्डर का कि भी कौन सी संख्या पहले आए कौन सी बाद में आए, ये बिना क्रम का ध्यान रखे, ये मतलब है इसका। कोई सी संख्या पहले आ सकती है, कोई सी बाद में आ सकती है, लेकिन होनी चाहिए अभाज्य संख्याएं सभी के सभी। इस तरह से यदि उसका फैक्टराइजेशन किया जाता है, गुणनखंडन किया जाता है, तो कुल मिलाकर के ये एक यूनिक अपने को गुणनखंडों के रूप में प्राप्त होता है। यानी ये नहीं कि अपन अपनी तरफ से कोई उसमें गुणनखंड चेंज कर सकते हैं, जो गुणनखंड होंगे वही होंगे। इस वजह से थ्योरम का, इस प्रमेय का काफ़ी जगह पर यूज किया जाता है। अपन जो इस चैप्टर में विशेष करके एक यूज़ पढ़ने जा रहे हैं, इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होगा। मुख्य रूप से एक प्रयोग इसका अपने दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक निकालने में कर सकते हैं, और साथ ही इसका प्रयोग अपने दो या दो से अधिक संख्याओं का LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने में भी करते हैं। इसके अलावा वैसे इस प्रमेय का प्रयोग और भी कई क्षेत्रों में होता है। मुख्य रूप से जैसे कोई संख्या अपने शून्यांत पे ख़त्म होती है कि नहीं होती है, ये बात जानने में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अब अपन इसके प्रयोग सीखेंगे। वैसे आपने छोटी क्लासेस में दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF या मैथ पे निकालना सीखा था, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही था वो। यहाँ से एक बार फिर से अपन उसके जो HCF या आपका LCM है वो ज्ञात करेंगे, और साथ ही साथ एक नई चीज़ ये सीखेंगे अपने यहाँ पर कि इनका आपस में उन संख्याओं से क्या रिलेशन होता है। तो देखिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे आपके मान लीजिए प्रश्न है एक, ये संख्या है, इसके अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले तो वही स्थिति देखते हैं अपन कि भी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। अभाज्य गुणनखंड करना जैसे आप छोटी क्लासेस में, छठी क्लास से आजकल तो शुरू हो जाते हैं, छठी, सातवीं, आठवीं, इनमें सब में आपको जरूरत पड़ी है, 9th में भी आपने किए होंगे। अब 10th में भी अपन इसके देखिए करके देख रहे हैं एक बार, अभाज्य या प्राइम नंबर्स के रूप में इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले अपन ध्यान दें तो देखिए इसमें 5 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो अपने इसका पहला जैसे फैक्टर लिख रहे हैं 5 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके 5 सत्ते 35 और 5 छिके 30 और 5 5 25 ये संख्या आएगी। अब इसमें फिर से आपसे 5 इससे डिवाइड कर सकते हैं इस संख्या को। 5 एकम 5, 5 5 25, 5 3 15, 153 आएगा। 153 में अब 5 से तो डिवाइड होगी नहीं, अब आप इसको 3 से ज़रूर डिवाइड कर सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसा कि आप पहले रूल्स वगैरह पढ़ भी चुके होंगे शायद कि भाई ये 5 3 8 1 9, इन जो नंबर्स का टोटल 9 आता है जो कि 3 से डिवाइड है, डिवाइडेड बाय 3, इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से जब आप इसमें भाग देंगे तो ये 3 × 51 आएगा, 51, और 51 जो है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से इसको डिवाइड कर दो,
ये 17 आएगा यहाँ पर। अब ये तो संख्या किसी से डिवाइड होगी नहीं, इसलिए वैसे के वैसे लिख दो। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अपन ने किसी क्रम का ध्यान नहीं रखा है कि कौन सी संख्या पहले लिखी गई है, कौन सी बाद में लिखी गई है, लेकिन इसके जो फैक्टर्स बने ये यूनिक फैक्टर्स हैं, इनके अलावा इसके कोई फैक्टर्स आप नहीं कर सकते। इनको आप फैक्टर्स को चाहो तो इनके घातों के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे 3 जो है वो 2 बार आ गया तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो 3 स्क्वायर। 5 जो है वो जैसे 2 बार आ गया, इसको आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर। और ये 17 अकेला है तो इंटू 17। ये बिना घातों के लिखे हुए गुणनखंड है, यानी इनकी पावर्स नहीं लगी है अलग अलग कोई। और ये पावर्स के रूप में है, जो 1 से गुणनखंड है वो कितनी बार आए हैं उसके हिसाब से उनको पावर्स के रूप में भी लिख सकते हो। तो ये तो है आपके अभाज्य गुणनखंड करने की विधियाँ, जिसमें कि आप प्राइम नंबर्स के रूप में उसको फैक्टराइज करते हैं। और आपकी जो ये थ्योरम है वो भी यही कहती है कि ये जो एक भाज्य संख्या है, जो एक कंपोजिट नंबर है, ये कुल मिलाकर के इस तरह के अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में डिवाइड हो जाएगी। और इसमें यदि किसी क्रम का ध्यान नहीं रखा जाए कि भाई कौन सी संख्या पहले लेनी है, कौन सी बाद में लेनी है, इसका ध्यान अपने को नहीं रखना है, तो ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक है। इसी विधि का प्रयोग अब अपने एलसीएम और एचसीएफ इनके निकालने में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यही ले रहे हैं कि भाई एलसीएम और एचसीएफ संख्याओं का कैसे निकाला जाता है। देखिए आपके जैसे अपने क्वेश्चन ले रहे हैं, $510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए अपन ये ज्ञात कर रहे हैं और इसकी सहायता से अपन एक रिजल्ट भी यहां पर निकालेंगे। सबसे पहले अपन 510 इसको फैक्टराइज करते हैं प्राइम नंबर्स में, इसके गुणनखंड करते हैं अपने अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो सबसे पहले ये संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी, आप 2 लिख देंगे। वैसे आपने अलग करने की विधि भी छोटी क्लासेस में सीखी होगी, आप कैसे करते हैं वैसे करके चाहे देख लीजिएगा। मौखिक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 510 में जैसे आपका 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, इस तरह से आएगा ये। इसमें फिर से आपके 5 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग दोगे तो 5 5 25, 5 एकम 5, इस तरह से 51 आ जाएगा। 51 को आप 3 से डिवाइड करोगे 17 आ जाएगा, और 17 चूंकि किसी से डिवाइड होगा नहीं इसलिए ये अलग लिख दिया जाएगा। चाहो तो इस 3 को पहले लिख सकते हो, 5 को बाद में लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है, आप कैसे भी कर सकते हो। इसी तरह से दूसरी जो आपने को संख्या दे रखी है वो है 92। इसको देखो अपन फैक्टराइज करेंगे अभाज्य के रूप में ही। सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 इंटू 46 आएगा 46, 46 में फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 23, और 23 चूंकि किसी से डिवाइड होगा नहीं इसलिए उसको वैसे के वैसे लिख दो। अब इस तरह से आपने पहले भी मतलब ये गुणनखंड किए हैं अपनी छोटी क्लासेस में, और फिर इनसे आपने मैसे पे लेसे पे या जो आपके HCF LCM है वो आपने निकाले हैं। जैसे इनका LCM HCF अपन देखते हैं। HCF देखने के लिए अपने को इन दोनों संख्याओं के जो ये फैक्टर्स हैं जो अभाज्य संख्याओं के रूप में है, इसमें सबसे पहले अपने को कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन फैक्टर जैसे यहाँ पर देखिए 2 है दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? तो हाईएस्ट पावर यहाँ तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए इस तरह से 2 स्क्वायर इंटू 23। तो यहाँ तो इसकी पावर 2 है,
और यहाँ पर इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों पावर आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को आपको छांटना है। लेकिन लेनी कौन सी है? जो लोएस्ट पावर है वो, कम से कम। तो कम से कम इसकी घात 1 हुई, ये देखिए ये कॉमन बना, आप इसको कॉमन निकाल लो। अब दूसरी अगर अपन फिगर कोई देखते हैं तो 3 जैसी है 5 है, 5 इसमें नहीं है, कॉमन नहीं है अपना। 3 इसमें फैक्टर है, इसमें नहीं है 3। इसमें 17 है, इसमें नहीं है। इसमें 23 है, वो इसमें नहीं है। यानी छोड़ करके एक 2 को कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये इसका HCF हो जाएगा। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम के लिए जो भी कॉमन फैक्टर्स हों, सबसे पहले वो देखेंगे, वो हाईएस्ट और लोएस्ट पावर जो मैंने आपको देखने के लिए कहा था, इसमें आपको उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे यहाँ ये दो है, कॉमन है, लेकिन यहाँ इसकी पावर सिर्फ 1 है इस फैक्टर में, और यहाँ के फैक्टर्स में देखते हैं तो इसकी पावर 2 है। इसलिए आप 2 पावर जो है वो यहाँ पर लेंगे इस तरह से। इसके अलावा अब दूसरे फैक्टर्स देखते हैं। आपको फैक्टर्स सभी प्रकार के लेने हैं, कोई छोड़ना नहीं है एलसीएम के लिए। जैसे इसमें एक फैक्टर 3 है, अब इसमें चाहे नहीं है लेकिन अपन उसको लिखेंगे 3। एक फैक्टर जैसे 5 है, अब ये इसमें नहीं है तो आप इसको भी लिखेंगे 5। 17 है, 17 भी लिखेंगे, और ये 23 है, ये भी लिखेंगे। यानी कोई भी फैक्टर चाहे वो कॉमन है या नहीं है, सभी फैक्टर्स आएंगे। कॉमन तो यदि होगा तब तो उसकी हाईएस्ट पावर जितनी होगी वो लिखोगे, और यदि कॉमन नहीं है तो फिर वो जिस तरह भी है उसको वैसे के वैसे लिख लोगे। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके, सरल करके, और इसका एलसीएम देखेंगे कितना आता है। ये स्थिति बनी है। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 4 और 3 ये 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 60 का एक 0 आ जाएगा, वो 0 चाहे आप पहले लिख दीजिए, और 6 बचेगा, उस 6 17 से गुणा करो, 17 6 की 102। 102 को आप 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, ये संख्या बनेगी। यानी कुल मिलाकर के आपके एलसीएम जो इन दोनों संख्याओं का 510 और 92, 510 और 92 का जो एलसीएम आएगा वो ये आएगा। ये इसका एचसीएफ था 2। इस तरह से तो एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है। लेकिन साथ के साथ देखिए इन दोनों में और इन संख्याओं के साथ कोई रिलेशन भी होता है। आपको एक रिलेशन चेक करना है इसी क्वेश्चन में, कि अपने को ये देखना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। ये चेक करना है कि दोनों संख्याओं को यदि अपन मल्टीप्लाई करें आपस में, इन दोनों को, और HCF और LCM को मल्टीप्लाई करें तो क्या ये बराबर आते हैं, इसको चेक करना है। यदि ये बराबर आते हैं तो ये अपने को एक नियम मिल जाएगा अलग से। चलिए करके देखते हैं। इधर दोनों संख्याएं आप लिखेंगे 510 इंटू 92, और इधर HCF 2 है और LCM ये है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। मल्टीप्लाई जब करेंगे अलग से आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ये एक 0 तो आएगा ही, और 51 और 92 को मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो ये 102, और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, यानी 2964। ये स्थिति आई आपके यहाँ पर, और एक 0 है आगे। तो कुल मिलाकर के ये हो गए आपके
6, 9, 2 और एक 0, और जरा इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए तो 0 तो है ही लास्ट में, ये 2 से मल्टीप्लाई करो 2, ये 9 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 46। आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर आता है। तो इससे आपको एक नियम मिल जाएगा, इस नियम को आप एक सूत्र रूप में, एक फार्मूले के रूप में आप इसको याद रख सकते हैं। अब वो फार्मूला मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं कि कुल मिलाकर के देखिए क्या होगा। ये आप उतार लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं यहां से, और इस संबंध में एक नया जो फार्मूला है आपके सामने, वो देखिए किस तरह से बनता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों का HCF इंटू दोनों का LCM। इस फार्मूले की सहायता से आप कुल मिलाकर के देखिए, यहां पर 4 राशियां हैं आपके सामने, 2 इस तरफ है, 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, इस तरह से 2 संख्याओं का गुणनफल है तो 2 संख्याएं हैं, जैसे ए और बी मान लीजिए 2 संख्याएं हों तो ए इंटू बी है ये, और ए और बी का HCF एक संख्या ये है, और ए और बी का LCM एक संख्या ये है। इन 4 राशियों में से कोई सी भी यदि आपको 3 राशियां पता हों तो आप चौथी ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए इस फार्मूले का प्रयोग आपको जहां भी 4 स्थितियों में से 3 दे रखी हों उसमें से चौथी स्थिति याद करने के लिए किया जाता है। अपने जो भी मान लो कोई इस तरह का क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से अपने इस फार्मूले को चेक भी करेंगे जब भी अपने सामने कोई इस तरह की स्थिति आएगी उसको, और बाकी जहां भी इसका यूज़ होगा वहां यूज़ करेंगे। लेकिन एक बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो फार्मूला है उपर्युक्त सूत्र 3 संख्याओं पर लागू नहीं होता। यानी 3 संख्याओं के ऊपर लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप 3 पर इसको लागू कर दें, क्योंकि 3 संख्याओं के लिए फिर यह बनेगा कि 3 संख्याओं का गुणनफल बराबर तीनों का HCF इंटू तीनों का LCM, जो कि गलत है, कभी भी नहीं आएगा। इसको यदि आप 3 के लिए करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए अलग एक सूत्र बनेगा। फिलहाल आपके लिए 2 पर ही स्थिति है, ये 2 पर आप इसको देख सकते हो। 3 वाला सूत्र यदि आपको जानना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इसको जांच करने के लिए अपने एक प्रश्न लेते हैं। ये जो बातें अपन ने लिखी हैं इसको जांच करने के लिए अपने एक क्वेश्चन लेते हैं। और इस पे बेस्ड कोई भी उसके बाद में जो अपने से प्रश्न पूछा जाएगा वो अपन से प्रश्न सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है आपके, HCF इन 2 संख्याओं का 306 और 657, 306 एंड 657, ये 9 है आपको दिया है, 9 है, और LCM जो इनका है 306 और
657 का ये अपने को ज्ञात करना है कितना होगा। ये इसी पे बेस्ड आपके फार्मूला है जो अपन ने लिखा था यहाँ पर, उसी पे बेस्ड है ये। आपको दो संख्याएं दे रखी हैं 306 और 657, इनका HCF दिया है, तो दो तो संख्याएं हो गई और एक HCF हो गया। जो चार बातें बताई थी उन चार बातों में से अपने को ये दो बातें दे रखी हैं, दोनों का गुणनफल अपन निकाल सकते हैं, और ये दे रखा है, ये निकालना है। तो सीधे सीधे आप इसमें सबसे पहले सूत्र लिखेंगे कि चूंकि एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, या यूं लिख देना कि चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, तो ये दोनों संख्याएं तो आपको दे रखी हैं। HCF आप निकाल लो सबसे पहले। अब एक संख्या बराबर 306 तथा दूसरी 657, अतः दोनों का HCF सबसे पहले देखेंगे अपन। HCF निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले देखिए इसका 306 के भाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 153 आएगा, 153। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से डिवाइड करोगे तो 51 आएगा। 51 को फिर 3 से डिवाइड कर दो, ये आएगा। तथा दूसरी संख्या 657, ये 2 से तो डिवाइड होगी नहीं, सबसे पहले 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 इंटू 2 1 और यहाँ पर 9 ये आएंगे। ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगी, 7 3, और आप बता सकते हैं इसमें किसका भाग जाएगा। 7 3 में 73, क्या किसी आपकी संख्या कटती है? नहीं तो ये 2 से डिवाइड होगी, ना ये 3 से डिवाइड होगी, ना ये 5 से डिवाइड होगी, ना ये 7 से डिवाइड होगी। 7 के बाद में आपके जैसे 11 आता है, नहीं ये 11 से 11 से डिवाइड होगी, नहीं ये 13 से डिवाइड होगी, नहीं ये 17 से डिवाइड होगी। इस तरह से आप किसी भी संख्या से देखेंगे 19 से भी डिवाइड नहीं होगी, 19 के बाद में ये 23 से भी डिवाइड नहीं होगी, 23 के बाद में आपके जो आएगी 29 आएगी, 29 से भी डिवाइड नहीं होगी, 31 से भी डिवाइड नहीं होगी। आप इस तरह से संख्याओं को देखते जाइए, ये संख्या किसी से भी डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये इसका अभाज्य गुणनखंड स्वयं में है 73। अब इन दोनों के अपन कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। अतः दोनों का HCF, दोनों का HCF आप देखिए कॉमन फैक्टर 2 2 तो है नहीं यहाँ पर, ये 3 है, ये 3 है और इसकी पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी इसकी पावर 2 है। तो कुल मिलाकर के यदि आप इनको वैसे लिखना चाहते हैं यूं, तो ऐसे लिख लो एक बार। और ये जो 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर ये पूरी तरह से कॉमन आ जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम दोनों पावर्स यही है। तो कुल मिलाकर के 3 स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। और अब ये फार्मूले में आप रख दीजिए। अब इस फार्मूले में रखना है आपको, एक संख्या है आपकी 306, दूसरी संख्या है 657 और HCF आया है 9 और LCM इसका अपने को पता करना है। तो यहाँ से इस 9 से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, LCM आ जाएगा
306 इंटू 657 अपॉन 9, और 9 से आपके कोई सी भी एक संख्या को आप सरल कर लो, थोड़ा काट लो। 9 से जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, कुल मिलाकर के ये आ जाएगा 34। इसको काटना चाहो तो इसको काट लेना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, अलग से मल्टीप्लाई करके देख लोगे इस तरह से। 4 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से 28, 5 चौक 20, 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, और 3 से 7 तिया 21, 5 तिया 15, 2 17 और 6 तिया 18, 1 19। कुल मिलाकर के ये आ जाएगा 22,338। तो इस फार्मूले का यूज करके आप ये ज्ञात कर सकते हो। ये आपके पहला इसका यूज हो गया है एचसीएफ और एलसीएम का, कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अगर मान लो आपको निकालना है तो उनको वैसे निकाल सकते हो, और इस फार्मूले की सत्यता के हिसाब से आप इसमें कोई सी 4 फिगर्स में से कोई सी एक निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो इसमें वैल्यूज रख करके। चलिए, एक इसका यूज और आपके क्वेश्चन में है। आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मौखिक रूप से तो देखिए, आप थोड़ा ध्यान दें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ये n की वैल्यू प्राकृत संख्याओं में से लेनी है, यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। आप 6 को जैसे 2 या पावर है तो 6 इंटू 6 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पावर तो 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप वैसे मौखिक रूप से अच्छी तरह से जानते हैं कि 6 को आपस में कितने ही बार मल्टीप्लाई करो, लास्ट में उसके इकाई का जो अंक है यानी 1 नंबर पे या यूनिटी नंबर पे वो हमेशा 6 ही आता है, यानी 0 पे ये समाप्त नहीं होती है। लेकिन अपन इसको दूसरे तरीके से जो आपकी थ्योरम है, प्रमेय है, उसके हिसाब से देखेंगे। इसके लिए आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड दो और 5 के प्रकार के ही होने चाहिए। परंतु 6 = 2 × 3 ये इसके गुणनखंड बनेंगे, जिनमें एक गुणनखंड 3 होने के कारण
6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। और आपने 2 यूज देख लिए इसके। और देखिए आगे चल करके ये क्वेश्चन है आपके, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं कुल मिला करके। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? आपको इसकी व्याख्या करनी है कि क्या कारण है कि ये भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याओं के लिए देखिए, सबसे पहले अपन ये संख्या लेते हैं 7 × 11 × 13 + 13। और आप इसमें स्पष्ट देख रहे हैं कि 2 भाग हैं इस संख्या के, और दोनों भागों में से 13 आप कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ जाएगा 7 × 11 और प्लस इस जगह 1। जो संख्या कॉमन निकालते हैं उससे अपन डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और ये कुल मिला करके हो जाएगा 13 × ये 77 + 1 ये 78 हो गया। और 78 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे 2 से ये इसमें डिवाइड हो जाएगा 39 को फिर से आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपको इस संख्या के जो फैक्टर्स मिले हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य हैं। इसलिए दी हुई संख्या, ये जो आपको संख्या दे रखी है, ये भाज्य है। ये कारण है इसका, क्योंकि आपने जो शुरू में प्रमेय पढ़ी थी वो यही थी कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडन किया जा सकता है उसके अभाज्य संख्याओं के रूप में। तो अपन ने इस संख्या का चूंकि गुणनखंडन जो है फैक्टराइजेशन वो अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स के रूप में कर दिया है, इसलिए ये दी हुई संख्या एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से आप दूसरी संख्या देखिए। पहले ये रिजल्ट आप लिखेंगे, क्योंकि दी हुई संख्या का गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के रूप में है, अतः ये भाज्य संख्या है। दूसरी संख्या देखिए इसमें 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इनमें भी आप देखिए दोनों जो भाग है उसमें 5 कॉमन है, ये 5 कॉमन निकाल लो। ये बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और +1। इसको आप थोड़ा सॉल्व कीजिए। ये 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 छक्के 144। 144 को 7 से और गुणा कर लो तो 7 चौक 28 और 14 7 98 और 2 100।
1008 और प्लस 1 ही आ जाएगा, यानी 5 इंटू 1009। क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं? फैक्टर्स हो, आप फैक्टर कर लो इसके, आपके अभाज्य गुणनखंड अगर कोई बनते हैं तो इनके फैक्टर्स कर लो, नहीं फैक्टर्स होते हैं तो कोई बात नहीं है, ये स्वयं में अभाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के आपको जो भी फैक्टर्स मिलेंगे वो अभाज्य संख्याओं के रूप में मिलेंगे। अतः यही रीजन जो ऊपर लिखा था वो रीजन आप दिखा दोगे, अतः संख्या भाज्य है। ये रीजन हो जाएगा, जैसे यहां लिखा था वैसे रीजन इसमें लिख दोगे। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर के ऊपर, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।